अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग एफएससी पार्ट 2 फिज़िक्स यूनिट नंबर 12 करंट इलेक्ट्रिसिटी के जो हमारे पास टॉपिक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको मैंने यहाँ से पिक किया बाप की बुक से, ठीक है। और इसमें हमारे पास है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। सो इलेक्ट्रिकल से आता है बिजली, यानी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। और रेजिस्टेंस क्या होता है? अपोजिशन होती है। सो अब रेजिस्टेंस को हम लोग कम्प्लीटली थॉरोली करेंगे और हम लोगों ने जो ओहम्स लॉ वाला फार्मूला पढ़ा है उसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होती है? रेजिस्टेंस इज अपोजिशन, एक रुकावट होती है। रेजिस्टेंस क्या होती है? रुकावट होती है। ऑफर्ड बाय द सब्सटेंस टू द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जो कोई भी सब्सटेंस देता है, किसको देता है? फ्री फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स को। मतलब कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर जा रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? लेट्स सपोज मेरे पास ये क्या है? लिथियम है। लिथियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया, ठीक है, +1 चार्ज आ गया इसके ऊपर। सो जब इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया, अब इसका शेल क्या बनेगा? हमारे पास लिथियम कौन सा है? थर्ड एलिमेंट है ना पीरियोडिक टेबल में, उसका एटॉमिक नंबर क्या है? थर्ड है। तो लिथियम हमने लिख दिया और इसके इस शेल में 2 है और उससे आउटरमोस्ट शेल में कितने हैं इलेक्ट्रॉन्स? 1 है, ठीक है। अब इसने क्या कर दिया? एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया। सो अब एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया तो इसके शेल कितने रह गए? अब एक ही रह गया जिसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो एक इलेक्ट्रॉन इसको क्या हो गया? फ्री हो गया। सो दैट्स वाई दिस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं? इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। पता चल गया होगा कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। नाउ अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। हम लोग अभी क्या कहते थे कि रेजिस्टेंस क्या होती है? ऑपोजिशन होती है। कौन सी अपोजिशन होती है? अपोजिशन टू द ऑफर्ड बाय द सब्सटेंस। कोई भी सब्सटेंस जो रेजिस्टेंस यानी अपोजिशन देती है, रुकावट देती है, किसको देती है? फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स को। फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं। करंट को जो अपोजिशन मिलती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे पास फर्दर क्या है कि अब ये अक्कर क्यों होता है? अक्कर ड्यू टू एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस। मॉलिक्यूल्स और एटम्स जो होती हैं सब्सटेंस के, उनकी वजह से ये अपोजिशन यानी रेजिस्टेंस अक्कर होती है। और इसके बाद हमारे पास क्या है कि मेटल्स हैव वेरी लिटिल अपोजिशन, ठीक है। मेटल्स हैव वेरी लिटिल अपोजिशन। मेटल्स में बहुत कम क्या होती है? अपोजिशन होती है। अब ये जो अक्रंस हो रही है ड्यू टू एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस, ये क्या करती है कि ऑब्स्ट्रक्ट करती है यानी स्टॉप करती है, स्टॉप द फ्लो ऑफ दीस इलेक्ट्रॉन्स। इस फ्री इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो को भी क्या करती है? स्टॉप कर देती है। ये कौन करता है? ये एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस करते हैं। देन हमारे पास है कि मेटल्स में बहुत कम अपोजिशन होती है एंड रेजिस्टेंस होती है। और जब भी कोई मूविंग इलेक्ट्रॉन कोलाइड करते जाकर टकराता है किसी भी एटम या मॉलिक्यूल के साथ, तो हीट लिबरेट होती है, ठीक है। क्योंकि अगर हम लोग देखें कि हमारे पास जब बल्ब हमने लगाई हो तो वो बल्ब गर्म हो जाती है। क्यों होती है गर्म? क्योंकि उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन जाके कोलाइड करती हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस के साथ। वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करती हैं? मूविंग इलेक्ट्रॉन्स क्या करती हैं? जाके कोलाइड करती हैं किससे? एटम्स एंड मॉलिक्यूल से। फिर क्या होता है? फिर हीट जनरेट होती है। सो दैट्स वाई हमें जो हमने चीज़ लगाई होती है, जो भी कोई हम लोगों ने बल्ब वगैरह लगाया हुआ है, लैंप वगैरह लगाया हुआ है, तो हमें वो क्या फील होता है? गर्म फील होता है। सो नाउ इज नेक्स्ट इज द एसआई यूनिट। अब रेजिस्टेंस का जो एसआई यूनिट होता है ना, वो ओहम्स होता है, ठीक है। ओहम, OHM, ये हमारे पास इसका एसआई यूनिट है। और इसको हम लोग सिंबल क्या होता है इसका? इसको हम लोग कुछ इस तरह से शो करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग ओहम्स बोलते हैं। अब आप लोगों ने ओहम्स लॉ वाला फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। असल में जो रेजिस्टेंस का जो कंसेप्ट है वो हमारे पास ओहम्स लॉ से आया। V इज इक्वल टू IR, और R यहाँ पे क्या रेजिस्टेंस है? R इज इक्वल टू V ओवर I। V वाले इसके वोल्टेज है, I इज़ अ करंट। सो 1 ओहम कब होगा? जब हमारे पास 1 वोल्टेज करंट फ्लो करेगा, 1 वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस होगा और उसके दौरान हमारे पास 1 एम्पेयर करंट फ्लो करेगा। सो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज सेट टू बी 1 ओहम व्हेन, कब बोलते हैं? इफ़ पोटेंशियल डिफरेंस इस 1 वोल्ट अक्रॉस इट्स एंड, यानी कोई भी वायर है उसके एंड पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? 1 वोल्ट है, ठीक है। और ये वायर है ना, ठीक है, ये वायर है मेरे पास और इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? 1 वोल्ट है और उसमें से 1 एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा है। तो उसमें उस वायर की वजह से जो रेजिस्टेंस लगेगी वो भी क्या होगी? 1 ओहम्स होगी। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? तो ये हमारे पास मैंने इसको शॉर्टकट फॉर्म में आपको पढ़ाया, जो आप लोगों के पेज नंबर 59 पे टॉपिक लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस से नीचे। सो अगर आप लोगों ने फर्दर आप लोगों ने देखना हो कि हमारे पास जब लो रेजिस्टेंस होता है ना, जब रेजिस्टेंस लो होगी ना स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्या होता है कि वो असल में क्या होता है? बेस्ट कंडक्टर होता है।
यानी ऑपोजिशन कम से कम होगी, मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा। इसका क्या मतलब है, वो कंडक्टर होगा, कंडक्टिंग सब्सटेंस होगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, कंडक्ट करेगा। किसको कंडक्ट करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने देगा, यानी करंट को फ्लो करने देगा। सो नेक्स्ट इज फैक्टर्स अपॉन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स। सो स्टूडेंट, मेरा ये जो टॉपिक है पढ़ाने का मेन मकसद, ये असल में इसकी मेन वजह ये टॉपिक है, यानी फैक्टर्स सब टॉपिक है, फैक्टर्स अपॉन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स। सो हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास रेजिस्टेंस किसी ना किसी चीज़ पर डिपेंड कर रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। फिजिक्स में कोई ना कोई चीज़ हर किसी पे मतलब जिस चीज़ का हम पढ़ रहे होते हैं वो किसी ना किसी चीज़ पे डिपेंड कर रही होती है। सो दैट्स वाई हम लोग अब इसके बारे में पढ़ने लगे और ये मेन टॉपिक है और इसके बारे में बहुत से क्वेश्चन आते हैं और स्टूडेंट्स को मुश्किल भी फील होती है, बट आई विल क्लियर इट, ठीक है। मैं इसको क्लियर करने की कोशिश करूँगी ताकि आप लोग की कंसेप्ट अच्छी तरह से बिल्ड हो सके। सो अगर हम लोग देखें कि हमारे पास फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। जैसे जैसे लेंथ इंक्रीज होगी रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। क्यों होगा, ये बात क्यों कही है। नाउ स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताने लगी हूँ कि रेजिस्टेंस का लेंथ के साथ क्या ताल्लुक है। एक पे पेज निकालती हूँ, ठीक है। तो स्टूडेंट आप लोग अगर यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास क्या है कि लेंथ हमारे पास रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हाउ दिस कैन बी पॉसिबल, कि हम लोग ये देख रहे हैं कि हमारे पास जब लेंथ बड़ी हो रही है, ठीक है, लेंथ लंबाई बड़ी करें तो चांस ऑफ कोलिजन में क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। चांस ऑफ कोलिजन से क्या मुराद है, मतलब जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो जा के एटम से टकराएंगे, मॉलिक्यूल से टकराएंगे, मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स ऑफ द डेड सब्सटेंस से टकराएंगे और इस तरह से उनके लिए ऑब्स्ट्रक्शन क्या होगी, ज़्यादा होगी, मतलब स्टॉपेज का जो चांस होगा वो भी ज़्यादा होगा, रुकने का चांस होगा वो भी ज़्यादा होगा। सो दैट्स वाई कि रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करती है। अगर लेंथ छोटी होगी, रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ छोटी होगी तो रेजिस्टेंस भी कम से कम होगा। लेंथ का मतलब ये नहीं कि मैं इसका मोटापा बढ़ा दूँ, मतलब उसी से सेम बनाती हूँ। तो ये लेंथ छोटी है तो रेजिस्टेंस क्या होगी, कम से कम होगी और वो जल्दी अपने पॉइंट तक पहुँच सकेंगे, अपने डेस्टिनेशन पॉइंट तक पहुँच सकेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हमें क्या कहा है, रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। एरिया के ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मतलब क्या है स्टूडेंट्स, अगर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि मैं कोई एरिया बढ़ा रही हूँ, ये बस वाइट है, इसको मैंने इतना एरिया बढ़ा दिया। अब ये एरिया जो बड़ा है इसकी वजह से क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स अपने डेस्टिनेशन पॉइंट तक पहुँच सकेंगे और जब ये पहुँच सकेंगे तो इसका मतलब है कि उनको जो रेजिस्टेंस होगी ना वो कम से कम ऑफर्ड होगी, कम से कम होगी वो रेजिस्टेंस, क्योंकि अब रेजिस्टेंस क्या होगी, कम होगी है। सो दैट्स वाई ये जल्दी से पहुँच सकेंगे और एरिया इनका बड़ा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने अपने मतलब ताकत के लिहाज से फटाफट इस पॉइंट तक पहुँचेंगे और अपना वो मतलब ये कि करंट फ्लो कराने में अपना किरदार अहम अदा करेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो रेजिस्टेंस एरिया की क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना बड़ा एरिया होगा उतनी कम रेजिस्टेंस होगी, जितना छोटा एरिया होगा उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी। मैक्सिमम फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से अपने डेस्टिनेशन पॉइंट तक नहीं पहुँच सकेंगे, तो इससे फिर करंट लिबरेशन में भी हिंड्रेंस फील होती है। इसके बाद हमारे पास है कि रेजिस्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। रेजिस्टेंस टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब स्टूडेंट जैसे से हम लोग कोई अगर किसी पॉट पे हम लोग पानी बॉयल करें और उसमें हम लोगों ने स्टार्ट में हम लोगों ने इसका जो टेम्परेचर रखा है वो बिल्कुल क्या रखा है, कम रखा है। देन हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों को जल्दी हो रही थी तो हम लोगों ने उसमें क्या कर दिया, स्टार्ट में जब टेम्परेचर कम रखा है तो ये बात याद रखें कि उसमें जो हिंड्रेंस है ना वो भी कम होगी, मतलब रेजिस्टेंस भी कम से कम होगी। दैन हम लोगों ने टेम्परेचर अचानक से बढ़ा दिया, अब मैंने चूल्हा तेज़ कर दिया। दैन इससे क्या हुआ कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम कोलिजन करेंगे और हीट ज़्यादा से ज़्यादा लिबरेट होगी और ज़्यादा से ज़्यादा वो मॉलिक्यूल्स वेपर्स में कन्वर्ट होंगे। सो दैट्स वाई रेजिस्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब उनको हिंड्रेंस फील हो रही है, सो दैट्स वाई वो अपने फेस चेंज कर रहे हैं, वो लिक्विड से वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं और मुझे बुखरात नजर आएंगे, ठीक है। दैन फोर्थ इज़ द सी पॉइंट इज डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द मटेरियल। नेचर ऑफ द मटेरियल पे भी डिपेंड करता है, बिकॉज मैंने पीछे पढ़ा है कि मेटल्स ऑफर्स लेस रेजिस्टेंस। मेटल जो होता है कम रेजिस्टेंस ऑफर करता है, सो दैट्स वाई दे आर बेस्ट कंडक्टर, क्योंकि उनमें मैक्सिमम फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो फ्लो भी करते हैं, एंड दैट्स वाई they are said to be best conductors। मतलब वो कंडक्टर क्यों है, क्योंकि उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और उनमें रेजिस्टेंस कम है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने अंदर से करंट फ्लो होने देते हैं।
सो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि नेचर ऑफ द मटेरियल पे जो है रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। देन हम लोगों ने क्या कहा, देन हम लोगों ने इन दोनों चीज़ों को क्या किया, कंबाइन कर लिया, ठीक है, सम अप कर लिया। हम लोगों ने क्या कहा है कि हम लोग कह रहे हैं कि रेजिस्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ये होगी यहाँ पर बात। रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ये भी यहाँ होगी, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे कि टेम्परेचर हमारे पास क्या होगा, कांस्टेंट होगा। स्टूडेंट्स ये बात आपने हमेशा याद रखनी कि जब दो चीज़ों की बात करें तो तीसरी चीज़ को हम लोगों ने कांस्टेंट लास्ट भी रखना होता है। सो दैट्स वाई मैं टेम्परेचर को यहाँ पे कांस्टेंट रख रही हूँ, ठीक है। सो हम लोग आगे क्या करें, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ओवर एरिया। फिर फर्दर मैंने क्या कहा, फिर फर्दर मैंने कहा कि मुझे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन नहीं चाहिए। मैं इसको ख़त्म करने के लिए क्या करी, इक्वलिटी की साइन लगा रही। अब मुझे इसके साथ कोई कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगाना पड़ेगा। सो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कौन सा है, इनमें से ये रो है। इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, रो बोलते हैं। इसको स्पेलिंग मेरे ख्याल से RH होती है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। सो जो रो है ना, वो इसका नाम असल में होगा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब कोई ना कोई कांस्टेंट है, बट इसका एक ख़ास नेम होता है जिसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ मटीरियल। R इज़ द रेजिस्टेंस, रो इज़ द रेजिस्टिविटी। दोनों में फ़र्क है, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में। रेजिस्टिविटी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होती है मटेरियल की, और रेजिस्टेंस क्या होती है, ऑब्स्ट्रक्शन होती है, अपोजिशन होती है। तो जो रो है वो क्या है, वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के तौर पे हमने यहाँ पे यूज़ किया। देन अगर मुझे रो अलग करना हो तो मैं क्या करूँगी, R को सिंपली मैं मल्टीप्लाई कर दूँगी किससे, एरिया से मल्टीप्लाई कर दूंगी और डिवाइड कर दूंगी लेंथ से, विच इज़ इक्वल टू रो। अब ये बात याद रखनी है कि चाहे अब देखें आप यहाँ पे रो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो हो रहा है, हमें नज़र जो आ रहा है, मैं आपको बता रही हूँ कि आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये जो रो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, रेजिस्टेंस और एरिया के। अब मैं आपसे क्वेश्चन कहूँ कि अगर एरिया इंक्रीज़ हो रहा है तो फिर रेजिस्टिविटी क्या होगी, आप लोगों का जवाब यही होगा ना, वो भी इंक्रीज़ होगा। सो दैट्स नॉट द पॉइंट। ये रेजिस्टिविटी क्या है, ये हमेशा ये किसी भी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। ये कभी भी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं होती, ये हमेशा कांस्टेंट होता है। आप लोगों ने इसको किसी भी चीज़ के साथ कंपेयर नहीं करना। रेजिस्टिविटी एरिया के इंक्रीज़ या फिर लेंथ के डिक्रीज़ होने से इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं होता। रिमेंबर इट कि ये हमेशा हर ऑब्जेक्ट के लिए कांस्टेंट ही रहता है। लाइकवाइज कि अगर मैं कॉपर की बात कर रही हूँ, कॉपर का रेजिस्टिविटी कितना है, 0.0178, और मैं आपसे बोल रही हूँ कि अगर मैं कॉपर का क्या कर दूँ, एरिया इंक्रीज़ कर दूँ तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज़ होगी। तो आप लोगों ने गलती से भी ये नहीं कहना है कि रेजिस्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी, क्योंकि कॉपर के ख़ास रेजिस्टिविटी की वैल्यू है, वो उससे अपने आप को ना आगे कर सकती है ना पीछे कर सकती है। सो दिस इज़ द मेन पॉइंट जो मैंने आपको समझाना था। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि रेजिस्टिविटी क्या होता है, RA/L। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल को हम लोग डेफिनेशन में कैसे बोल सकते हैं, ये क्या होती है कि रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय 1 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। मतलब ये क्या, अब लोग हम लोग इसको डेफिनेशन के तौर पे बोलें कि रेजिस्टिविटी क्या होती है। रेजिस्टिविटी मैं आपको इधर फॉर्मूला से बता रही हूँ, रेजिस्टिविटी क्या होती है। रेजिस्टिविटी इज़, ये इक्वल की जगह मैंने इस लगा दिया, इज़ रेजिस्टेंस ऑफर्ड, रेजिस्टेंस जो ऑफर्ड की जा रही है, ये रेजिस्टेंस R ऑफर्ड बाय 1 मीटर लेंथ ऑफ वायर। अब मैं नीचे वाला लेंथ यूज़ कर रही हूँ, लेंथ ऑफ वायर टू किसको, अब एरिया की बात करूँगी, टू 1 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो स्टूडेंट इस तरह आप लोग इजीली डेफिनेशन अपनी बना सकते हैं। आप लोगों को बुक से जो लिखी हुई लाइन है वो रटने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग सिंपली क्या करेंगे कि रेजिस्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टिविटी इज रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय 1 मीटर लेंथ टू 1 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सो दिस इज हाउ वी कैन इजीली मेक अ स्टेटमेंट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है कि इसका यूनिट क्या होता है, रेजिस्टिविटी का यूनिट समझना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। सो आप लोगों को मैंने फार्मूला बताया है, अब मैं ब्लू यूज़ करती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को फार्मूला बताया रेजिस्टिविटी का, क्या बताया, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस एरिया ओवर लेंथ। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, रिमेंबर इट कि मैंने आपको ओहम्स बताया। एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है, बचपन से पढ़ते आए हैं। लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। देखिए मैंने आपको बताया था 1 मीटर और 1 मीटर स्क्वायर।
ये मीटर स्क्वायर 1 मीटर से कैंसिल हो गया, बाकी पीछे क्या बच गया, ऊपर 1 सिंगल मीटर बच गया। सो दिस इज़ हाउ जो हमारे पास रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या आता है, ओहम मीटर आता है। रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है, ओहम मीटर होता है। अब स्टूडेंट मैंने आप लोगों को तो बताया कि कंडक्टर में जो होती है, सॉरी मेटल्स में जो होता है ना, कि रेजिस्टेंस क्या होती है, लेस होती है। तो दे आर सपोज टू बी द बेस्ट कंडक्टर्स। बेस्ट कंडक्टर्स कौन सी हैं, मेटल्स हैं। तो जो सब्सटेंस अपने अंदर से रेजिस्टेंस मैक्सिमम ऑफर करे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिमेंबर इट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। पढ़ते आ रहे हैं आप लोग, इंसुलेटर किसे बोलते हैं, जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस ऑफर्ड करे। इसी तरह हर 2 क्लास के दरम्यान में एक इंटरमीडिएट क्लास भी होती है, ठीक है। आप ये बात याद रखनी कि मेटल्स और जो एलॉयज़ होते हैं उनमें रेजिस्टेंस कम होती है, सो दैट्स वाई दे आर बेस्ट कंडक्टर्स, ठीक है। और इसी तरह हर चीज़ के जो 2 क्लास के दरम्यान में इंटरमीडिएट क्लास भी होती है। अब इंटरमीडिएट क्लास जो कि ना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करे लाइकवाइज के इंसुलेटर की तरह, ना ही कम रेजिस्टेंस ऑफर करे लाइकवाइज कंडक्टर, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी कंडक्टर्स। मतलब पार्शियली क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट होने देते हैं, और इंसुलेटर में उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। उनसे मुराद क्या है, मेरा फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा मुश्किल होती है फ़्लो करने में, सो दैट्स वाई हम लोग इंसुलेटर को वायर्स के अंदर यूज़ नहीं करते, हम लोग कंडक्टर्स को यूज़ करते लाइक कॉपर, और इसी तरह हमारे बहुत से हो गए आयरन वगैरह, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया, ठीक है। अब हम लोग, मैं यहाँ तक करवा चुकी, कहाँ तक करवा चुकी, पेज नंबर 60 कंडक्टेंस से ऊपर तक करवा चुकी हूँ। बाकी ये कि आप लोग अपना रीडिंग मटेरियल कंप्लीट कर सकते हैं, अदरवाइज़ मैं सब पॉइंट आपको क्लियर करवा चुकी हूँ। देन हमारे पास नेक्स्ट है कंडक्टेंस। अब उसके बारे में देखते हैं। नाउ स्टूडेंट, कमिंग टू द नेक्स्ट सब टॉपिक, दैट इज़ कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होता है, ये आप लोगों के लिए एक अहम सवाल है, ठीक है। कंडक्टेंस क्या होता है, स्टूडेंट जो कंडक्टेंस वर्ड है ना, वो असल में कंडक्टर से निकला है। तो कंडक्टेंस, कंडक्टर की जो एबिलिटी ऑफ द टू फ्लो द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड कंडक्टेंस। तो जो कंडक्टेंस होती है ना, द रेसिप्रोकल होती है। किसका रेसिप्रोकल होती है, रिमेंबर इट कि ये रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होती है। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। अब इसको हम लोग किस चीज़ से शो करते हैं, इसको हम लोग जी से शो करते हैं, ठीक है। इसको सिंबल क्या है, इसका जी है, मुश्किल नहीं है, ये जी है, ठीक है। जो आप नॉर्मल ABC पढ़ते हैं उसमें होता है। सो रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस क्या होती है, रेसिप्रोकल होती है, किसका, रेजिस्टेंस का। सो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस इज कंडक्टेंस। ऐसा यूनिट कंडक्टेंस का क्या होगा। अब हमने रेजिस्टेंस का क्या पढ़ा है, ओहम पढ़ा है, जो हम लोग रेसिप्रोकल देख रहे हैं, रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस। आप इसको रेसिप्रोकल करें, ओहम को उल्टा करें, तो ये क्या आता है, MHO। सो कंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है, मोह है, मोह, इसको बोलते हैं मोह। तो जो ऐसा यूनिट है कंडक्टेंस का, वो क्या है, मोह है, यानी ओहम को स्पेल बैक करते हैं, बैकवर्ड यानी पीछे की तरफ। मतलब ये कि मैंने पहले M लिखा, देन H लिखा, फिर O लिखा, तो इस तरह से मैंने उल्टी तरफ पढ़ी है। देन अगर हम लोग देखें कि यूजुअली हम लोग क्या यूज़ करते हैं, साइमन यूज़ करते हैं, साइमन, ठीक है, साइमन, और इसको सिंबल क्या है, S। तो हम लोग ये भी यूज़ करते हैं और मो भी यूज़ करते हैं, लेकिन जो ऐसा यूनिट है वो क्या है, मो है, ठीक है। ये बिल्कुल छोटा सा था। और रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस होता है। और इसी तरह हमारे पास अगला क्या है, कंडक्टिविटी है। कंडक्टिविटी जो वर्ड है वो भी कहाँ से निकला है, कंडक्टेंस से निकला है, एबिलिटी टू कंडक्ट। तो कंडक्टिविटी मैंने बहुत कुछ लगा दी, ठीक है, सुनेंगे, सही हो गया। तो कंडक्टिविटी क्या होता है, कंडक्टिविटी इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ, मैं बिल्कुल शॉर्ट सा डेफिनेशन लिख के दे रही हूँ, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। क्योंकि कंडक्टर को हम लोग रेजिस्टेंस के साथ क्या करें, इक्वल करने की कोशिश करें, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। अब इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, कंडक्टिविटी के लिए हम लोग सिग्मा का साइन शो करते हैं, सिग्मा। ये सिग्मा इज इक्वल टू
1 ओवर रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या था, रो था। तो अब रो को मैं क्या करूँगी, रो का यूनिट, अब इसका रो को मैं रो का फॉर्मूला क्या था मैंने पढ़ा है अभी, मैंने आपको बताया था कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू एल रो ए ओवर एल होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला तो मैंने बताया ना आपको। लेकिन अगर आपको रो निकालो तो आप सिंपली यहाँ से आर एल ओवर ए लिख सकते हैं। हो गया। अब इसके बाद आप लोगों ने करना क्या है कि सॉरी मेरे पास क्या था, रो एल ओवर ए, आर इज इक्वल टू रो एल ओवर ए होता है। लेकिन जब मुझे रो चाहिए तो मैं आर ए ओवर एल कर दूँगी। मतलब मैंने क्या किया, इसको मॉडिफाई किया फॉर्मूला को। तो ये मैंने मॉडिफाई किया तो मेरे पास ये क्या है, आर इज़ इक्वल टू रो एल ओवर ए था, तो रो इज़ इक्वल टू आर ए ओवर एल हो गया। तो रो की जगह मैं क्या लिखूँगी, आर ए ओवर एल। इसको जब मैं सीधा करूँगी, मतलब ये कि इसको मैं सही फॉर्म में लिखूँगी, मेरे पास क्या आएगा, ये एल ओवर आर ए। सो सिग्मा क्या है, यानी कंडक्टिविटी क्या होता है, एल ओवर आर ए होता है। रेसिप्रोकल ऑफ व्हाट, ये देखिए रो क्या था, आर ए ओवर एल था, बट कंडक्टिविटी क्या था, रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टिविटी था। सो फॉर्मूला को हम लोगों ने देखते साथ ही उलट देना है, मतलब एल को ऊपर लिख देंगे, आर ए को नीचे लिख देंगे। अब यूनिट की बात है ना, यूनिट इसका क्या होगा, इसका यूनिट होगा, हम लोगों ने रो का यूनिट क्या पढ़ा है, ओहम मीटर, ये पढ़ा है ना यूनिट। हम लोगों ने इसका क्या पढ़ा है, ओहम मीटर पढ़ा है। लेकिन हम लोगों ने भी देखा है कि जो कंडक्टिविटी होता है वो रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टिविटी का। तो हम लोग सिंपली क्या कर देंगे, ओहम को क्या पढ़ेंगे, MHO पढ़ेंगे, मोह पढ़ेंगे, और मीटर को क्या करेंगे, पर मीटर कहेंगे। या फिर दूसरा यूनिट का क्या लिख सकते हैं, मोह की जगह क्या लिख सकते हैं, सीमन पर मीटर। और सीमन पर मीटर को हम लोग शो किसे करते हैं, सीमन पर मीटर। क्लियर हो गया। सो स्टूडेंट, इस तरह से हम लोगों ने ये लेक्चर यहीं पे कंप्लीट कर लिया। और बाकी है कि बहुत ज़्यादा रीडिंग मटेरियल है, और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर करेंगे जो कि हमारा सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा। और उसके बाद जो उससे अगले जो टॉपिक्स हैं वो क्या हैं, वो हमारे पास प्रैक्टिकल बेस है। प्रैक्टिकली आप उनको देखेंगे, देन यू विल रियलाइज़ कि कितने इंपॉर्टेंट है और कितने अनइम्पॉर्टेंट है। सॉरी। अब इसके बाद हम लोग इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। दुआओं में याद रखें, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो कैसी लगी इसके बारे में मुझे कमेंट में लाजमी बताएं। अल्लाह हाफिज़।